दोस्तों, इसरो और हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन की अभी तक की जर्नी काफी शानदार रही है और देश के सभी लोग इससे काफी खुश भी हैं। लेकिन इसी में कभी कभी हम इसरो की कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हुए भारत को एक स्पेस सुपर पावर बोल देते हैं, जबकि अभी भारत एक स्पेस सुपर पावर नहीं है, लेकिन जल्द ही बन सकता है। दोस्तों, इस काम के लिए इसरो ही नहीं, कुछ और प्लेयर्स की भी जरूरत होगी और आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनाया जा सकता है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यूं तो इसरो ने अभी तक कमाल का काम किया है और फिर चाहे वो चंद्रयान हो, मंगलयान हो या फिर अब आने वाले प्रोजेक्ट्स जहां पर इसरो हमारे ह्यूमंस को स्पेस में भेजने वाला है। लेकिन इसरो के साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से इसरो की फंडिंग बहुत ही कम है और जब इतने कम रिसोर्सेज होते हैं तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप फिर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और रिस्क भी नहीं ले सकते। इन दोनों ही चीजों में आपको पैसे वेस्ट करने के लिए तैयार रहना पड़ता है और इसरो के लिमिटेड बजट्स उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। अगर आप चंद्रयान 3 को ही देखोगे तो चंद्रयान 2 के फेल होने की जब वजहों का पता लगाया गया तो सामने आया कि पिछली बार कनेक्शन टूट गया था और साथ ही लैंडर ने भी सही से काम नहीं किया था। इस बार एक सेफ अप्रोच लेते हुए इसरो ने इस पर 4 एंटीनास लगा दिए थे और साथ ही एक ही जगह 2 थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था कि लैंडिंग सेफली की जा सके। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इससे चंद्रयान 3 सक्सेसफुल तो हो जाएगा, लेकिन आपने कुछ नया इन्वेंट नहीं किया है। अगर एक बेहतर लैंडिंग थ्रस्टर बनाया जाता तो 2 थ्रस्टर्स नहीं भेजने पड़ते और फिर वही सुपीरियर थ्रस्टर की टेक्नोलॉजी हम मंगलयान 2 में भी यूज कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसरो की कुछ लिमिटेशंस हैं, इसलिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। अगर हम ग्लोबल स्पेस सेक्टर में भारत का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो सिर्फ 2% का ही है और अगर 2022 के आंकड़े निकालकर हम ये देखना चाहें कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स किस देश ने स्पेस में लॉन्च किए थे तो उसमें पहला नंबर अमेरिका का ही है, जिन्होंने 5500 ऑब्जेक्ट्स लॉन्च किए थे। दूसरे नंबर पर चीन है, जिन्होंने 731 ऑब्जेक्ट्स लॉन्च किए थे और भारत की पोजीशन इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है और 2022 में भारत ने 127 ऑब्जेक्ट स्पेस में लॉन्च किए थे। यही वजह है दोस्तों कि भारत को अगर स्पेस सुपर पावर बनना है तो सिर्फ इसरो से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर इंकरेज करना होगा। जैसे कि यूएस में स्पेस एक्स जैसी कंपनीज हैं जिन्होंने कमाल के इनोवेशंस किए हैं और इसमें से एक बड़ा इनोवेशन रीयूजेबल रॉकेट्स का था। स्पेस एक्स से पहले जो भी एजेंसी अपने सैटेलाइट्स या स्पेस शटल्स को स्पेस में भेजती थी तो रॉकेट तो ऊपर जाकर अलग हो जाता था और इसके बाद वो समुद्र में गिर जाता था और नष्ट हो जाता था। लेकिन स्पेस एक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स के आइडिया को सालों तक टेस्ट किया और अब जब वो फाइनली यूज किया जा रहा है तो इस वजह से एक लॉन्च की कॉस्ट भी काफी कम हो गई है। दोस्तों, भारत सरकार ने भी अब प्राइवेट कंपनीज की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है और 2020 के बाद से अब प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस में सैटेलाइट्स या दूसरे ऑब्जेक्ट्स लॉन्च कर सकती हैं। इसका बेनिफिट इसरो को देखने को भी मिला है क्योंकि स्पेस एक्स की वजह से नासा का काम काफी आसान हो गया है। अब वो अपने रूटीन मिशंस पर मेहनत नहीं करते बल्कि ये काम वो स्पेस एक्स को दे देते हैं जो कि उसे ज्यादा सस्ते दाम पर कर देता है और नासा अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल अब बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ही कर रहा है। जैसे कि अब वो एक न्यूक्लियर पावर्ड प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हैं। यूरोप में भी ऐसा ही है दोस्तों, वहां भी एरन स्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि यूरोपियन सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। लेकिन भारत में भी स्पेस स्टार्टअप्स की कमी नहीं है। पिछले 20 सालों में हमने स्काई रूट, ध्रुव स्पेस, पिक्सल और ना जाने कितने ही स्टार्टअप्स के नाम सुने हैं जो कमाल का काम भी कर रहे हैं और ये जितनी अलग अलग तरह से सैटेलाइट्स को यूज करने के बारे में सोच रहे हैं उसी से दिखता है कि क्यों प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करना जरूरी था। अब इससे पहले कि हम इन स्टार्टअप्स के बारे में जाने, आपको 2 टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक होते हैं अपस्ट्रीम स्टार्टअप्स जो कि सैटेलाइट्स, रॉकेट्स सभी कुछ बनाते हैं और उन्हें लॉन्च भी करते हैं और दूसरे होते हैं डाउनस्ट्रीम स्टार्टअप्स जो कि स्पेस से आए डेटा को इस्तेमाल करके एक दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि क्लाइमेट मॉनिटरिंग। दोस्तों, 2020 तक सरकार किसी भी स्पेस कंपनी को इंडिपेंडेंटली लॉन्च नहीं करने देती थी और अगर उन्हें रॉकेट्स बनाने भी होते थे तो वो सिर्फ इसरो के रॉकेट्स को पार्ट सप्लाई कर सकते थे, लेकिन पूरा रॉकेट उन्हें बेचने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ये बदल गया है और अब आइए कुछ ऐसे इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स के बारे में जानते हैं जो भारत को आगे ले जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले ध्रुव स्पेस, जिसके फाउंडर संजय नेकंती इसरो के चंद्रयान 1 मिशन से इंस्पायर हुए थे। इसके बाद इसरो ने एक ऑफर सभी स्टूडेंट्स को दिया था कि अगर वो कोई सैटेलाइट बनाते हैं
तो इसरो उसे फ्री में लॉन्च करेगा। और तब संजय ने अपने दोस्तों के साथ एक सैटेलाइट बनाई थी जो कि एटमॉस्फेयर में CO2 और वाटर वेपर्स को डिटेक्ट करते हुए पॉल्यूशन के बारे में अच्छा डेटा प्रोवाइड करती है। और 2011 में इसरो ने उनकी ये सैटेलाइट लॉन्च भी कर दी थी। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब खुद भी सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहते हैं और 2020 में फंडिंग आने के बाद से अभी तक वो अपनी 2 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं जिन्हें थाईबॉल्ट 1 और थाईबॉल्ट 2 के नाम से जाना जाता है। अब इस समय ध्रुव स्पेस किसी भी कस्टमर के लिए सैटेलाइट्स डिजाइन करने से लेकर उन्हें लॉन्च करने तक में पूरी तरह सक्षम है। इसके अलावा दोस्तों बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप दिगांतारा भी है जो कि स्पेस डेब्रीज को डिटेक्ट करने के लिए था। जैसे कि आप जानते होंगे कि अर्थ के अराउंड काफी सारी पुरानी सैटेलाइट्स या फिर उनके पार्ट्स घूम रहे हैं जो कि किसी काम के तो नहीं है, लेकिन अगर ये किसी दूसरे सैटेलाइट से टकरा जाएं तो उसे डैमेज जरूर कर सकते हैं और ऐसा कई बार हो भी चुका है। दिगांतारा का प्लान है कि वो स्पेस में 40 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे जो कि इन्हें लगातार मॉनिटर कर पाएंगे और दुनिया भर के साथ फिर ये डेटा शेयर किया जा सकता है। VITS पिलानी से भी एक स्टार्टअप है जो कि एक दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इन्होंने एक सैटेलाइट बनाई है जो कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पिक्सल के फाउंडर अवीज अहमद को हमेशा लगता था दोस्तों कि कमर्शियल सैटेलाइट्स अर्थ के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बताती है कि क्यों नहीं एक सैटेलाइट की मदद से हम ये जान सकते हैं कि किसी एरिया का क्लोरोफिल कंटेंट कितना है, वहां पर सॉइल न्यूट्रिशन की क्या हालत है या फिर पॉल्यूशन किस तरह से उस जगह को इम्पैक्ट कर रहा है। और तब पिक्सल की शुरुआत हुई। दोस्तों उन्होंने अपनी पहले सैटेलाइट शकुंतला को SpaceX की मदद से लॉन्च किया था और उनका गोल है कि कई सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएं और एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जाए जो हर 2 दिन में अर्थ के सभी हिस्सों को कवर कर सके। ब्लू स्काई एनालिटिक्स एक और एक ऐसा स्टार्टअप है जो इसी फील्ड में काम कर रहा है और ये एक डाउनस्ट्रीम कंपनी है जो कि सैटेलाइट डेटा को प्रोसेस करती है जिससे कि फ्लड्स या पावर प्लांट एमिशंस के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों स्काईरूट भी एक स्टार्टअप है जो कि शुरुआती इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स में से एक था और ये लोग भी सैटेलाइट्स ही लॉन्च करते हैं, लेकिन ये लोग ग्लोबली खुद को SpaceX जैसी कंपनीज से अलग बताते हैं। स्काईरूट का कहना है कि SpaceX जैसी कंपनीज एक बस या फिर ट्रेन की तरह है जो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सैटेलाइट्स को एक साथ ही एक मिशन में लॉन्च कर देती है, जबकि स्काईरूट एक टैक्सी सर्विस की तरह है जो बहुत ही लो कॉस्ट में आपको छोटी सैटेलाइट्स लॉन्च करके देगी। इसके बाद भारत में अग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स भी हैं जो कि 3D प्रिंटर्स की मदद से रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस समय इंडियन स्पेस मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा है क्योंकि अगर हम SpaceX को छोड़ दें तो सिर्फ चीन और रूस की एजेंसीज ही थी जो लो कॉस्ट में बाकी देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च करती थी, लेकिन क्योंकि रूस अब यूक्रेन वॉर में लड़ रहा है और चीन पर से बाकी देशों का भरोसा उठता जा रहा है, स्पेशली उन केसेस में तो वो चीन को ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते जहां उन्हें डिफेंस सैटेलाइट्स लॉन्च करनी हो। इसलिए इन दोनों के ही कस्टमर्स अब इसरो और बाकी इंडियन स्टार्टअप्स की तरफ आ रहे हैं और आने वाले समय में तो इस तरह की सर्विस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अकेले 2022 में ही इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स को $119 मिलियन या कहें कि 990 करोड़ की फंडिंग मिली है और अभी तो इसमें भारत के बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। जैसे ही ये स्टार्टअप्स एक अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर लेंगे तो हो सकता है कि रिलायंस और टाटा जैसी कंपनीज या तो इनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दें या फिर इन्हें एक्वायर ही कर लें। और जब एक बड़ी कंपनी की बैकिंग इनके पास होगी तो इन स्टार्टअप्स के लिए एक्सपेरिमेंट करना और भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगले 10 सालों में हम एक स्पेस सुपर पावर बन सकते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।